गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था ज्वार भाटा यानी टाइड्स, और टाइड्स में अपनों ने एक क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। उस क्लास के अंदर अपनों ने पढ़ा यानी दीर्घ ज्वार कैसे आते हैं। दीर्घ ज्वार यानी जो स्प्रिंग टाइड है, जो कौन सी कंडीशन होती है, जब तीनों पैरेलल में होती है, सिजगी कंडीशन होते हैं, युति व्युति कंजक्शन अपोजिशन, ये सारी कंडीशन अपने पढ़ चुकी। और नीप टाइड यानी कौन सा जो लघु ज्वार था वो कब आता है, सप्तमी अष्टमी को, वो भी अपने कंप्लीट कर चुकी। अब अपने जो टॉपिक चल रहा था ज्वार भाटा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टाइड्स, उसके अंदर अपने ने थर्ड टॉपिक अपनी पढ़ रहे हैं अपभू और उपभू ज्वार क्या होते हैं। 3 नंबर पर देखें अपभू, अपभू या उपभू, उपभू ज्वार यानी इसको अपने कहेंगे एपोजियन एंड कौन सा पेरिजियन टाइड। एपोजियन या पेरिजियन टाइड क्या आते हैं, जिस प्रकार अपने कहते हैं सन और अपने अर्थ की जो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर, जिसको अपने अपसौर बोलते हैं। उसी प्रकार जब मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं उपसौर यानी पेरीहेलियन, और उसको क्या बोलेंगे एपीहेलियन। इसी प्रकार मून की भी क्या होती है कंडीशन होती है, जब कभी तो अर्थ के बिल्कुल पास होते हैं, और एक कंडीशन ऐसी होती है जब क्या होगी दूर कंडीशन होगी। जब नजदीक कंडीशन होगी तब क्या होगा, जब दूर की कंडीशन होगी तब क्या होगा। देखो इधर चंद्रमा व पृथ्वी की निम्नतम दूरी को उपभू की स्थिति, उपभू की स्थिति कहा जाता है। यानी चंद्रमा और अगर सन, चंद्रमा और पृथ्वी के अंदर जब मिनिमम डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे पेरिज, क्या बोलेंगे पेरिजी कंडीशन कहेंगे। तो इस स्थिति में, इस स्थिति में आने वाला ज्वार कैसा होगा, उच्च ज्वार आएगा। क्या आएगा, उच्च ज्वार आएगा, जो सामान्य से, जो सामान्य ज्वार से क्या होगा 15 से 20% क्या होगा अधिक बड़ा होगा, अधिक बड़ा होगा। क्या होगा, अधिक बड़ा होगा किसी अपने कहेंगे जो अपना क्या होगा सामान्य ज्वार होगा। इस ज्वार को, इस ज्वार को भूमि नीच, भूमि नीच ज्वार ऐसे लिख देते हैं, भूमि नीच ज्वार या उपभू ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब देखिए इस कंडीशन क्या बनेगी। देखो ये क्या है अपनी अर्थ, इस अर्थ के चारों ओर सराउंडिंग में क्या लगा रहा है अपने कहेंगे इस प्रकार से जो चक्कर लगा रहा है, कौन लगा रहा है मून। अगर मून ये है, अगर मून की अगर निम्नतम दूरी है, अगर मिनिमम डिस्टेंस है, तो अट्रैक्शन फोर्स है जो आकर्षण बल मून क्या लगाएगा ज़्यादा लगाएगा, ज़्यादा लगाएगा तो क्या होगा उच्च ज्वार आएगा। जब ये क्या होगी, अब ये कंडीशन यहाँ पर देख लो, ये क्या है अगर क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस है, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तो ये वाली कंडीशन बनेगी अपभू की कंडीशन बनेगी, या एपोजियन की जो कंडीशन बनेगी वहाँ पर क्या होगा जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगी यानी इसकी तुलना में क्या आएगा कम, यानी जो ज्वार की ऊंचाई होगी उसकी में क्या होगा कमी आएगी। तो ये लिखा है सबसे पहले चंद्रमा और पृथ्वी के निकटता यानी जब मिनिमम डिस्टेंस है तो उसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं पेरिजी की कंडीशन, यानी अपभू की स्थिति कहते हैं, यानी उपभू की स्थिति। इस स्थिति में आने वाला जो ज्वार यानी जब मिनिमम डिस्टेंस होगी तो क्या आएगा उच्च ज्वार, सामान्य से क्या आएगा 15 से 20% बड़ा होगा।
इसी ज्वार को भूमि नीच ज्वार या उपभू ज्वार कहा जाता है। अब बच्चों सबसे बड़ी कंडीशन अपने को ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो कंडीशन आएगी भूमि नीच ज्वार, क्वेश्चन यही आता है कि भूमि नीच ज्वार अपने बड़ा होता है तो अपने यहाँ लिख देते हैं भूमि उच्च ज्वार, लेकिन ऐसा उल्टा है, इसको बोलेंगे भूमि नीच ज्वार कहा जाता है जब क्या होगी मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ पर लिख देते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, टाइड्स ऑफ कौन सा, द कंडीशन ऑफ कौन सा पेरिजी कंडीशन, देन टाइड्स ऑफ कौन सा पेरिजन टाइड, इसको क्या बोलेंगे भूमि उच्च नीच ज्वार कहा जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर अब मून क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, क्योंकि मून इसके सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। जब कंडीशन होगी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, यानी अधिकतम दूरी होगी, जब अधिकतम दूरी होगी तो चंद्रमा पृथ्वी पर जो आकर्षण बल लगाएगा, क्या लगेगा अगर, यानी जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जो इसके कंपेयर में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये क्या है मून दूर चला गया, जो आने वाला ज्वार है जो यहाँ पर 15 से 20% क्या था, बड़ा था, यहाँ पर 15 से 20% क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसको भूमि नीच ज्वार कहा जाता है। इसको क्या बोला था, भूमि नीच ज्वार यानी पेरिजन टाइड बोला जाता, यहाँ पर भूमि उच्च ज्वार, बस उल्टा, यही ध्यान रखना है। यहां पर वही बातें अपनी लिख देते हैं। जब चंद्रमा व पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है तो इस स्थिति को अपभू की स्थिति एपोजी कहा जाता है। इससे आने वाला ज्वार सामान्य ज्वार से 15 से 20% क्या होता है, छोटा होता है। तो इसमें ये लिख सकते हैं आगे 15 से 20% क्या हुआ, छोटा। इस ज्वार को, ये वाली बात है ना, अपभू ज्वार या भूमि उच्च ज्वार कहा जाता है। बात ध्यान देने वाली है सिर्फ यहीं पर, भूमि उच्च ज्वार, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परीक्षा में यह था भूमि उच्च ज्वार अपने समझ जाते हैं, उपभू की कंडीशन है, लेकिन पेरिजी कंडीशन नहीं होती। कैसी होती है, अपने कहेंगे एपोजी की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपने इंग्लिश मीडियम में, यानी बिटवीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून, द कंडीशन ऑफ एपोजी, देन टाइड्स ऑफ कौन सा एपोजी टाइड, देन 15 to 20% क्या होगा, स्मॉल टाइड होगा, क्या होगा, स्मॉल। इस ज्वार को अपभू, दिस टाइड्स कॉल्ड क्या, अपोजी टाइड्स, क्या बोलेंगे, अपोजी टाइड्स बोलेंगे। जब क्या होगी, अधिकतम दूरी होगी किसके अंदर, अर्थ और मून, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बिटवीन क्या होगी, जब अधिकतम दूरी होगी, इसी को बोलेंगे अपने अपभू ज्वार, ठीक है, भूमि उच्च ज्वार। तो ये अपना कंप्लीट हो गया, अपभू और उपभू ज्वार किसे कहा जाता है। ये अपना जो थर्ड टाइप था ये भी अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं दैनिक ज्वार, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
4 नंबर पर देखिए अपने दैनिक ज्वार, डेली टाइड। इसमें लिखेंगे दैनिक ज्वार यानी किसी स्थान पर एक दिन में आने वाला एक उच्च ज्वार और जो क्या होगा निम्न ज्वार होगा, उसी को क्या बोला जाता है अपने डेली टाइड कहा जाता है। किसी स्थान पर एक दिन में आने वाले ज्वार, किसी स्थान पर आने वाले एक ज्वार व एक भाटा को दैनिक ज्वार कहा जाता है। यानी एनी प्लेस ऑन द वन डे क्या बोलेंगे टाइड्स एंड कौन सा एब, टाइड और एब, यानी ज्वार को अपने बोलेंगे टाइड और इसको बोलेंगे EWB यानी एब को क्या बोलेंगे डेली टाइड। यहाँ पर नेक्स्ट ये वाली बात ध्यान देने वाले, किसी स्थान पर आने वाला ज्वार उसी स्थान पर अगला ज्वार 24 घंटे 52 मिनट की देरी से आता है। यानी अगर किसी स्थान पर ज्वार आ गए हैं, ठीक है, उसी स्थान पर जब नेक्स्ट ज्वार आएगा वो 24 घंटे 52 मिनट की देरी से आते हैं ना, 24 आवर 52 मिनट की डिस्टेंस से आते हैं। अब ये कैसे आते हैं वो अपने यहाँ पर 52 मिनट की डिस्टेंस से क्यों आते हैं वो अपनी बात समझेंगे। इधर देखिए, इधर ये क्या है अपनी अर्थ और यहाँ पर ले लेते हैं अपने मून। ये लिया यहाँ पर मून, ये मून है, ये क्या है अर्थ। यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लिया अपनों ने, ए पॉइंट है, ए पॉइंट। इस ए पॉइंट में जब मून सामने होगा, जब बिल्कुल पैरेलल के अंदर होगा तो यहाँ पर क्या आएगा ज्वार आएगा। क्या आएगा ज्वार, यहाँ पर ज्वार आएगा इस स्थान पर। और पृथ्वी का अगर घूर्णन समय देखा जाए, यही पॉइंट अगर घूमकर वापस इसी पॉइंट पर आएगा, जब चंद्रमा के सामने आएगा तो ज्वार फिर से आएगा। तो ये वाला पॉइंट जब ये यहाँ से घूमते हुए पूरी अर्थ का एक सर्कल लगाते हुए जब यहाँ तक पहुँचेगा, कितने आवर लगेंगे 24 आवर। तो यहाँ इसी बात को भी यहाँ पर ले देते हैं, पृथ्वी एक चक्कर यानी 24 घंटे में लगाती, यानी एक चक्कर लगाते कितने 24 आवर में। उसी प्रकार यहाँ पर अपने मून की भी कंडीशन देखें। मून क्या होगा, इस अर्थ के चारों ओर ऐसे सर्कल में चक्कर लगाएगा। तो मून एक चक्कर लगाएगा कितना, अपने कहेंगे 27.5 दिनों में। यहाँ पर लिख देते हैं चंद्रमा एक चक्कर 27.5 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिनों में 27.5 दिनों में क्या करता है अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। कौन, मून। ये मून क्या करेगा, इसके चारों चंद्रमा चक्कर लगाएगा 27.5 दिनों में और अर्थ अपना एक चक्कर पूरा कर लेगी 24 आवर में। अब देखो ज्वार तो आना चाहिए 24 घंटे बाद, क्यों, क्योंकि मून ये रहा, ये वाला ए पॉइंट है, ए पॉइंट घूमकर क्या है देगा वापिस चंद्रमा के जब सामने आएगा, आकर्षण शक्ति के कारण क्या आएगा ज्वार आना चाहिए। लेकिन ये मिनट कितने 52 मिनट देरी से आता है। ये कारण ये है, देखो ध्यान दे देना, अगर यहाँ पर ज्वार आ जाना चाहिए, लेकिन इसी कंडीशन में क्या होगा, ये लगभग 27 दिनों में पूरा चक्कर लगाएगा।
जब ये पॉइंट घूमकर इस ए पॉइंट कर के सामने आएगा, तब मून इस स्थिति में एक दिन में, ये 24 घंटे में या एक दिन में मून भी क्या चला जाएगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, क्योंकि एक दिन का डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर मून आ गया। अब यहाँ पर ज्वार नहीं आ सकता क्योंकि मून सामने नहीं है। अब जो ज्वार आएगा, ये पॉइंट जब सामने आएगा मून की, अब देखो यही पॉइंट जब ए पॉइंट से कहाँ तक चला गया, बी पॉइंट तक चला गया, जब ये पॉइंट इसके सामने आएगा तब क्या आएगा, वापिस ज्वार आएगा। जो ये वाली जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है, ये वाली डिस्टेंस, यही क्या है, 52 मिनट का खेल है। क्योंकि अर्थ को और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे में तो चक्कर लगा दिया उसने, लेकिन 52 मिनट यहाँ से यहाँ अर्थ को कितना समय लगा, ये अपने को देखना है। तो इसकी देख लेते हैं। साढ़े 27 दिन में चंद्रमा घूमता है, यानी रोटेशन ऑफ 27.5 डेज के अंदर कितना गुना है, 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री। देखो यहां से वापस इस स्थान पर आ जाए तो कितना घूम गया, 360। कैसे, देखो इधर ये वाला कितना यहां से चला, यहां से पहुंचा तो कितना लगा, 90 डिग्री। यहां से कितना, 90, 180, यहां से 270, यहां पर वापस 360। तो एक चक्कर लगाने में कितना घूमता है, 360। ये तो था 27.5 दिन में घूमती है 360 डिग्री। तो एक दिन में घूमेगी, एक दिन में घूमेगी, एक दिन में कितना घूमेगी, 360 बटा में अपने क्या लिख देंगे, 27.5 दिन। अब जब इनकी कैलकुलेशन करके काटोगे तो कितना का, 13 डिग्री आ जाएगा। कितना का, 13 डिग्री। कितना का, 13 डिग्री। अब अपने को पता है अर्थ को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 300, कितना समय लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना मिनट लगता है, 4 मिनट का। तो देख लिए 1 डिग्री घूमने में, यानी पृथ्वी, कैसे लिख देते हैं, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में समय लगता है कितना समय लगता है, अपने गएंगे 4 मिनट। तो 13 डिग्री घूमना है तो 13 इंटू 42 कितना, 13 चौका है 52, कितना मिल गया, 52 मिनट। तो ये अपने को कैलकुलेशन समझनी थी कि अगला ज्वार कितनी लेट आता है, 52 मिनट देरी से आता है। क्योंकि 52 मिनट में क्या हो जाता है, थोड़ा डिस्टेंस होगा कि अर्थ 13 डिग्री यहाँ से घूम जाएगी, याद है घूम जाएगी। 1 डिग्री में कितना लगा है, 4 मिनट, तो कितना 52 मिनट। तो ये आपको समझ में आ गया। 24 घंटे 52 मिनट की देरी से आने का कारण क्या है, तो इसको दोबारा से देख लेते हैं। देखो दोबारा से, यानी अर्थ घूमेगी कितना, 24 आवर में, 24 आवर में, और जो मून रोटेशन करेगा 27.5 डेज के अंदर, इतने दिनों में करेगा। तो यहाँ से जब ये वापस पॉइंट आएगा तो मून थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, ये आगे खिसकेगा। तो देखो 27 डे में घूमती है कितना, 360 घूमेगी। तो एक दिन में घूमेंगी तो एक का भाग दे दिया, 7.5, तो एक दिन का अपने पास आ गया 13 डिग्री। और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो 13 डिग्री घूमने में 13 इंटू 4 इंटू 52 मिनट। तो ये आपका क्या हो गया, दैनिक ज्वार हो गया। दैनिक ज्वार यानी डेली टाइड्स। डेली टाइड्स कितना आता है, यानी 24 आवर 52 मिनट क्या आता है, देरी से आता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे इसका टाइप पढ़ते हैं। पांच, अर्ध दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक ज्वार सेमी डेली टाइड। सेमी डेली टाइड किसे कहा जाता है, देखो अर्ध दैनिक ज्वार किसे कहते हैं, किसी स्थान पर एक दिन में
एक दिन में, किसी स्थान पर एक दिन में आने वाले 2 बार ज्वार को अर्धदैनिक ज्वार कहा जाता है। अर्धदैनिक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट की देरी से आता है। अब ये क्या चीज़ है? सेमी टाइट। यहाँ पर इस बात को समझिए, ये क्या है? अर्थ के सामने इस अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन लगाता है? मून लगाता है, मून। अब अर्थ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये मान ली ए पॉइंट है। अब यहाँ पर जब क्या आएगा? टाइड आएगा। ये यहाँ पर आ गया टाइड। जब बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ पर भी क्या आएगा? टाइड आएगा। क्योंकि एक तो होता है एट्रैक्शन फोर्स ऑफ मून, यानी चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, और दूसरी तरफ जो आता है, जो टाइड आता है, अपनों ने पढ़ा था अपकेंद्रीय बल, यानी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। जब ए पॉइंट इस पॉइंट पर वापस आएगा, यहाँ पर, यहाँ से अर्थ को घूमने से कितना पूरा घूमती है? 24 आवर में। यहाँ से आते आते कितना समय लग जाएगा? 12 घंटे। ज्वार कितना लेट आता है? 52 मिनट। यहाँ से यहाँ पर आप पहुँचने में 52 मिनट देरी से आएगा। 24 घंटे 52 मिनट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अपने कह सकते हैं 12 घंटे। 12 घंटे कितना? 26 मिनट। यहाँ पर ध्यान रखना है, 12 घंटे 26 मिनट पर क्या आएगा? अर्धदैनिक ज्वार। बोलो क्या आएगा? अर्धदैनिक ज्वार। यहाँ पर तो इस वाले ज्वार को तो बोलेंगे प्रत्यक्ष ज्वार। प्रत्यक्ष ज्वार क्या बोला जाए? प्रत्यक्ष ज्वार, यानी किसके? चंद्रमा के आकर्षण के बल के कारण, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, एट्रैक्शन फोर्स ऑफ मून। देन कौन सा बोलेंगे अपने? डेफिनेट अपने टाइड। तो यहाँ पर जो इस वाले ज्वार पर यही पॉइंट जब यहाँ पर आएगा, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा यहाँ पर किसके कारण आएगा? क्योंकि ये बी वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पर। तो ये वाली बात करें, यहाँ पर जो ज्वार आएगा इसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष ज्वार। क्या बोलेगा? अप्रत्यक्ष ज्वार। किसके कारण आया है? अपने कहेंगे अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल यानी कि उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कारण आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये कौन सा आएगा? डायरेक्ट किसका? चंद्रमा के अट्रैक्शन को। तो ये वाला है, किसी स्थान पर एक दिन में आने वाले 2 बार ज्वार। देखो 2 बार ज्वार आ रहा है, तो को क्या बोलते हैं? अर्धदैनिक ज्वार, यानी सेमी डेली टाइड कहा जाता है। अर्धदैनिक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट की देरी। ये वाली बात ध्यान रखनी है कि 12 घंटे 26 मिनट की देरी पर कौन सा आता है? सेमी डेली टाइड। क्यों? ये किसके कारण आ रहा है? अपकेंद्रीय बल के कारण। ये किसके कारण आ रहा है? चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण। कल जो क्लास हुई थी उसके अंदर पूरा डिटेल से पढ़ाया था मैंने, अपकेंद्रीय बल के कारण कैसे आता है और जो चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण किस प्रकार से आता है। तो अर्धदैनिक ज्वार भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। छह नंबर पढ़े, कौन सा? मिश्रित ज्वार। मिक्स टाइड क्या होता है? मिक्स्ड टाइड। मिश्रित ज्वार उसे कहेंगे किसी स्थान पर, किसी स्थान पर असमान अर्धदैनिक ज्वार को मिश्रित ज्वार कहा जाता है।
क्योंकि एक ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार से कम, यानी एक जो ज्वार की ऊंचाई होगी दूसरे ज्वार से कम, तथा एक भाटे की गहराई दूसरे भाटे से कम होती, इसे ही मिश्रित ज्वार कहा जाता है। यानी मिश्रित ज्वार वो होगा, यानी एक जब क्या आएगा ज्वार आएगा तो दूसरा अपकेंद्रीय बल के कारण उसकी जो हाइट होगी चंद्रमा वाले की ज़्यादा होगी, उसकी क्या होगी, कम होगी। जब भाटा आएगा तो एक भाटा अधिक ऊंचा होगा और एक भाटा क्या होगा, सॉरी, जो भाटा होगा एक तो ज़्यादा गहरा होगा और एक क्या होगा, कम गहरा होगा। तो मिश्रित ज्वार भी अपना कंप्लीट हो गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट जो अपना नंबर आ रहा है 7 नंबर, जिसे बोलते हैं अपने एन वर्तीय ज्वार या वह भूमध्य रेखीय ज्वार। ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल टाइप टाइड। अब अपने ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल टाइप देखो, जिस प्रकार क्या करता है सन, ध्यान देना इधर, ये अपनी रेखा कौन सी, भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर लाइन। और यहां पर 23/2 पर एक दूसरी लाइन आती है जिसको बोलते हैं अपने कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ क्या, कैंसर। उसी प्रकार 23/2 पर एक रेखा और जाती है जिसको बोलते हैं अपनी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अपने इस बात को जानते हैं कि 21 मार्च को सन वर्टिकल साइन ऑन द इक्वेटर लाइन, 21 मार्च को, मार्च के अप्रैल मई जून, 21 जून को यहाँ पहुँच जाता है। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर और 23 सितंबर को यहाँ पहुँच जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और 22 दिसंबर को यहाँ पहुँच जाता है। तो पूरे साल भर इस प्रकार से सन रोटेशन करते हैं। जब सन जिस प्रकार से उत्तरायण अथवा दक्षिणायन होते हैं, यानी इक्वेटोरियल रीजन से जब उत्तर में जाएगा तो नॉर्थ में जाएगा तो उसको बोलेंगे उत्तरायण की कंडीशन। जब इक्वेटर लाइन से जब नीचे आएगा इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणायन, यानी सदर्न हेमोस्फीयर में जाएगा, एक कहाँ जाएगा, नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में। जिस प्रकार सन उत्तरायण और दक्षिणायन होता है उसी प्रकार चंद्रमा भी क्या होगा, उत्तरायण और क्या होगा, दक्षिणायन होगा। यानी ये भी नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में जाएगा और ये भी कहाँ जाएगा, सदर्न हेमोस्फीयर। जब नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में क्या करेगा, जब क्या होगा, मून होगा, चांद होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कहाँ अप्लाई होगा, कर्क रेखा पर। जब सदर्न हेमोस्फीयर में जब चंद्रमा होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा। तो इन बलों को कर्क रेखा और मकर रेखा पर बलों क्या बोलेंगे, अपनी अयन वर्तीय ज्वार। जब ये कंडीशन कहाँ होगी, भूमध्य रेखीय वाले रीजन पर होगी, तब आकर्षण बल कहाँ लगेगा ज़्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा अप्लाई कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखीय ज्वार। तो इसको, इसी बात को अपने यहाँ इन बातों को लिख लेते हैं। तो लिखें, सूर्य के समान चंद्रमा भी उत्तरायण व दक्षिणायन
जिस प्रकार सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं उसी प्रकार क्या होगा, चंद्रमा भी उत्तरायण और दक्षिणायन से संबंध होते हैं। सूर्य के परिप्रेक्ष्य में यह अवधि 1 साल होती। देखो, मार्च से चला, अप्रैल मई जून 3 मंथ लगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ लगे, 3 और 3 6 और 3 और 3 6, तो पूरे क्या लगे, साल लगे। तो सूर्य के परिप्रेक्ष्य में यह अवधि कितनी होती है, 1 साल। लेकिन चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में यह अवधि कितनी होती है, 27.5 दिन होती है। ये आपने कहते हैं 1 मास, 1 महीना मान लिया, 1 मास की होती। ये किसकी होती है, 1 मास की अवधि होती है, क्योंकि ये एक बार कर्क रेखा पर होगा, एक कहां पर होगा, मकर रेखा पर। तो यहां पर ये लिख सकते हैं, जब चंद्रमा उत्तरायण होता है तो सर्वाधिक प्रभाव कर्क रेखा पर तथा जब दक्षिणायन होता है तो सर्वाधिक प्रभाव कहां पर होगा, इसी मकर रेखा पर। इसी प्रभाव को अयनवर्तीय ज्वार कहा जाता है। ठीक है, देखो सन तो क्या लगेगा, पूरे साल भर लगाएगा, लेकिन जो मून होगा वो क्या करेगा, 1 मंथ में ही क्या लगा देगा, चक्कर। जब वो उत्तरायण है तो सर्वाधिक प्रभाव कर्क रेखा पर, जब दक्षिणायन में है तो सर्वाधिक प्रभाव मकर रेखा पर। तो यहां पर क्या आएंगे, उच्च ज्वार आएंगे। ठीक है, जब चंद्रमा उत्तरायण होता है तो सर्वाधिक प्रभाव कर्क रेखा पर, जब दक्षिणायन होता है तो सर्वाधिक प्रभाव मकर रेखा पर। इसी से क्या आएंगे, यहां से क्या आएंगे, उच्च ज्वार आते हैं। तो इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, अयनवर्तीय ज्वार। जब इसका प्रभाव कहां पर होगा, भूमध्य रेखा पर, यानी इक्वेटोरियल रीजन पर होगा, तो उसको क्या बोल देंगे, भूमध्य रेखीय ज्वार, यानी इक्वेटोरियल रीजन के टाइड। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक लाइन इसमें और ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो इसका प्रभाव देखो, जब कहां पर होगा, भूमध्य रेखा पर होगा, तो इसके प्रभाव यानी इसका आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। ऐसे लिख दो, आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। तो भूमध्य रेखीय ज्वार कहा जाता है। तो इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल रीजन के, अपने क्या बोलेंगे, टाइड बोलेंगे। तो दोनों हो गया, अयनवर्तीय ज्वार और भूमध्य रेखीय ज्वार किसे कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो।
तो ये आपके जो टाइड्स के जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ टाइड्स, ये क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। जो ज्वार के जो प्रकार है और ये क्या हो गए, कंप्लीट। अब ज्वार भाटा से संबंधित यानी टाइड से रिलेटेड कुछ क्या थ्योरीज हैं, कुछ क्या है, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों के बारे में अपनी चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन पुट आउट जरूर होते हैं। तो ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत, ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ टाइड्स। सबसे पहले याद रखना है संतुलन सिद्धांत। संतुलन सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट आता है, संतुलन सिद्धांत। ये कब दिया गया, इसको लिख देते हैं 1687 में। 1687 में। और किसने दिया, अपने कह सकते हैं आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने दिया था। ये किससे रिलेटेड है, अपने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। तो संतुलन सिद्धांत 1687 में दिया था किसने, आइजैक न्यूटन ने। दूसरा सिद्धांत आता है कौन सा, गतिक सिद्धांत। गतिक सिद्धांत। और जो गतिक सिद्धांत देने वाले थे, ये कब दिया गया, ये कहेंगे 1755 में। 1755 में। और ये किसने दिया था, गतिक सिद्धांत लाप्लास ने। लाप्लास ने, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो 1755 में दिया था, किसने, लाप्लास ने दिया था। तीसरा है परगामी तरंग सिद्धांत। ये सब जानते हैं कि परगामी तरंग सिद्धांत कब दिया गया, ये दिया गया था 1833 में। 1833 में। और ये किसने दिया, विलियम हेवल ने। विलियम हेवल के द्वारा दिया गया कौन सा, परगामी तरंग सिद्धांत। और 4 नंबर पर दिया गया कौन सा, नहर सिद्धांत। नहर तरंग सिद्धांत। नहर तरंग सिद्धांत यही लगभग 1842 के अंदर, 1842 में। और ये दिया किसने था, ये भी याद रखना है, जे.बी. एरी ने। जे.बी. एरी ने। और 5 नंबर पर जो सिद्धांत आ रहा है जिसका नाम है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। स्थैतिक तरंग सिद्धांत। और स्थैतिक तरंग सिद्धांत देने वाले थे यानी R.A. हैरिस। तो ये अपने को पूरा ध्यान रखना है कि जो संतुलन सिद्धांत था 1687 में आइजैक न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। दूसरा गतिक सिद्धांत 1755 में लाप्लास ने। और परगामी तरंग सिद्धांत 1833 में विलियम हेवल ने। नहर तरंग सिद्धांत 1842 में जे.बी. एरी ने। और स्थैतिक तरंग सिद्धांत R.A. हैरिस ने। तो ये वाले सिद्धांत आपके लिए सबसे मोस्ट रहेंगे। ये पांचों के पांचों सिद्धांत हैं, ये ज्वार भाटा से रिलेटेड है। इसमें आ सकता है भी कौन सा सिद्धांत ज्वार भाटा से रिलेटेड नहीं है, यानी नॉट बी रिलेटेड ऑफ कौन सा, टाइड्स। तो इसमें से कोई भी 3 दे देंगे और एक देगा नहीं, तो दूसरा सिद्धांत दे सकते हैं। तो ये वाले अपने को बिल्कुल याद होने चाहिए कि संतुलन सिद्धांत देने वाले कौन थे, आइजैक न्यूटन। और दूसरा गतिक सिद्धांत लाप्लास, परगामी तरंग सिद्धांत विलियम हेवल, नहर सिद्धांत जे.बी. एरी और स्थैतिक तरंग सिद्धांत R.A. हैरिस। तो इसका संतुलन के आगे नाम सीधा अपने पास आइजैक न्यूटन आना चाहिए, तभी फायदा है। जैसे गतिक सिद्धांत आते ही अपने मुंह से निकलना चाहिए लाप्लास, परगामी तरंग सिद्धांत विलियम हेवल, नहर तरंग सिद्धांत जे.बी. एरी, स्थैतिक तरंग सिद्धांत अपने कहेंगे R.A. हैरिस। तो ये सारे ज्वार भाटा से रिलेटेड क्या है, सिद्धांत। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपने ज्वार भाटा के कुछ महत्व देख लेते हैं, क्या महत्व है।
ज्वार भाटा के जो अपने इंपॉर्टेंस है जो किसकी, टाइड्स की। सबसे पहले तो क्या, ज्वार भाटा से सबसे पहले ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी उत्पन्न की जाती है। यानी जितने भी कोस्टल रीजन है, जैसे गुजरात में कौन सा, खंबात की खाड़ी में जो गुजरात है, यहाँ पर सर्वाधिक क्या करते हैं, अपने सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा, क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात, और खाड़ी कौन सी है, खंबात की खाड़ी। तो भारत सर्वाधिक यहीं से उत्पादन होता है। यानी क्या होता है, जब कहते हैं टाइड्स आते हैं, तब यहाँ पर क्या, टरबाइन घुमाकर, ये टाइड्स आएंगे, इन टरबाइन इस प्रकार से घूमेंगी तो क्या होगी, ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होगी। दूसरा क्या काम है, ज्वार के समय देखो ये क्या है, अपना कोस्टल रीजन, और यहाँ पर क्या है, ये आगे वाला समुद्र है, और ये वाला यहाँ पर क्या, बीच है सारा। जब टाइड आएंगी तो यहाँ पर जो पानी आएगा, यहाँ पर भी पानी आ जाएगा। जब ये पानी वापस जाएगा, ये पानी क्या जाएगा, वापस जाएगा, तो यहाँ पर क्या, अपने शंख और सीपियाँ छोड़कर चला जाएगा, पानी वापस चला जाएगा, ये शंख और सीपियाँ रह जाएगी। तो ज्वार के समय तट पर क्या, शंख, सीपियाँ या घूंगा छोड़ जाते हैं, ये भी इसका फायदा है। नेक्स्ट 3 नंबर, ज्वार के समय जो भी मछुआरे समुद्र में उतरते हैं तथा भाटा के समय क्या, वापिस तट की ओर सुरक्षित लौट आते हैं। तो ये भी इसका क्या है, फायदा। नेक्स्ट और भी फायदा है, इन्हीं ज्वार से बंदरगाहों पर समुद्री जहाज आसानी से, इन्हीं ज्वार से क्या, बंदरगाहों पर समुद्री जहाज आसानी से लौटा। यानी जब क्या होगा, ये वाला है यहाँ पर, यहाँ से क्या आ रहा है, कोई भी क्या रहा है, शिप आ रहा है, जैसे टाइड आएगा इसको क्या करेगा, ये वाला टाइड, जैसे टाइड आएगा तो इसको क्या करेगा, आगे की ओर यहाँ पर कोस्टल रीजन पर पहुँचाने का जो काम करेगा। तो ये जो ज्वार भाटा से रिलेटेड है, ये सारा का सारा टॉपिक अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से बात करेंगे। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने शेयर कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।